दोस्तों, हरियाणा से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसमें एक 19 साल की लड़की मनीषा के मर्डर ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है। ये केस एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि समाज के लिए बड़ा सवाल बन चुका है। वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। माय नेम इज नीरज। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मनीषा's हरियाणा मर्डर केस। टाइम था 11 अगस्त 2025 और जगह थी हरियाणा के भिवानी के धानी लक्ष्मण गांव, जब एक 19 साल की लड़की मनीषा अपने घर से तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती है, क्योंकि वो एक स्कूल में अब टीचर की जॉब करती थी। वैसे उसके परिवार की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके पिताजी मजदूरी किया करते थे, तो मनीषा को लगता है कि उसे अपने परिवार की मदद करनी चाहिए जिस भी तरीके से वो मदद कर सकती थी। इसलिए उसने एक प्ले स्कूल में टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली थी। लेकिन 11 तारीख को जब वो तैयार होकर अपने स्कूल गई हुई थी, वहाँ पर अपना नॉर्मल ही काम कर रही थी, तभी उसे पता चलता है कि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो उसने अपने पिता संजय के पास कॉल करके ये बात बताई कि वो आज वहाँ के कॉलेज में ये सारी बातें पता करने के लिए जाने वाली है कि उसको जो बीएससी का कोर्स है उसके लिए क्या कुछ चाहिए होगा। उसकी जितनी भी डिटेल होंगी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पता करने के लिए एक बार कॉलेज जाना होगा और हो सकता है कि आज वो घर आने में लेट हो जाए। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में उसने अपने पिता संजय को कॉल पे बताया और उसके पिता को भी पता था कि उसकी बेटी पढ़ाई में कितनी अच्छी है। वो पिछले काफ़ी दिनों से इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि उसे बीएससी करनी है, उसके फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद वो अप्लाई करके आएगी। तो संजय इस बात के लिए हाँ भर देता है और यही बात अपनी बेटी से कहता है कि बेटा आराम से जाना और उसके बाद टाइम रहते घर वापस आ जाना, तुम्हें ज़्यादा लेट नहीं करना है। नॉर्मली बातें करके जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को बोलता है, वो फ़ोन काट देता है। शाम के करीबन 6-6:30 बजे के आसपास मनीषा दोबारा अपने पिता संजय को कॉल करती है। संजय दोबारा से फ़ोन उठाता है, लेकिन वो उससे बात कर पाता उससे पहले ही फ़ोन कट जाता है। संजय अब थोड़ा डाउट में हो जाता है कि अभी तक उसकी बेटी को वापस घर आ जाना चाहिए था। अभी तक घर वापस ना आने के कारण उसका फ़ोन आया होगा, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी। तो वो दोबारा से उसके फ़ोन नंबर पर फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार लगाने के बाद भी मनीषा का फ़ोन बंद आता है। इस बात को लेकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है। 5-10 मिनट का उसे टाइम लगता है। वो बार बार अपनी बेटी के पास कॉल भी कर रहा था, लेकिन जब उसका फ़ोन नहीं लगता है तो संजय परेशान होकर वहीं जाने लगता है जहाँ पर उसकी बेटी कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी। और वहाँ पर जाने के बाद वो वहाँ पर मौजूद स्टाफ से जाकर बातें करने लगता है और पूछने लगता है कि उसकी बेटी कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडमिशन की डिटेल वगैरह जानने के लिए आई थी। मेरी बेटी वापस अभी तक घर नहीं आई है, तो क्या आप बता पाएंगे कि वो किस टाइम कॉलेज में आई थी और यहाँ से कब वापस निकली है। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। लेकिन इसी टाइम जब वहाँ पर मौजूद तीनों लोगों से वो बातें कर रहा था, तो उसे पता चलता है कि तीनों ही लोगों ने शराब पी रखी है। इनके अंदर से शराब की बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। तो संजय के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आने लगते हैं, जो कि हर एक पिता के मन में आते हैं कि उसकी बेटी यहाँ पर आई थी और यहाँ पर कुछ इस तरीके के पियक्कड़ लोग बैठे हुए हैं, तो क्या उसकी बेटी सेफ है। और इन्हीं सारी चीज़ों से परेशान होकर जब उन लोगों ने कुछ भी उसके बारे में नहीं बताया, तो संजय बाहर आ जाता है। और कॉलेज से बाहर आकर संजय सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करता है और थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुँचती है और वो आके संजय सबसे पहले पूछती है, हाँ जी बताइए आपको क्या दिक्कत हुई है। तो संजय ने सारी चीज़ें पुलिस ऑफिसर को डिटेल से बताई और ये बात भी बताई कि इस टाइम अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने शराब वगैरह भी पी रखी है और उसकी बेटी यहीं पर आई थी। तो अब उसे चिंता हो रखी है कि पता नहीं उसकी बेटी कहाँ पर चली गई है। इसी टाइम तक उसे घर वापस आ जाना चाहिए था। तो प्लीज़ आप लोग उनसे जाकर थोड़ा अच्छे से पूछताछ कीजिए और अगर वो ये लोग नहीं बताते हैं तो उसकी बेटी को ढूंढवाने में मदद कीजिए। और पुलिस वाले कॉलेज के अंदर जाते हैं और उन्हीं 3 लोगों से पूछताछ करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आकर संजय को बोलते हैं कि ये लोग तो मना कर रहे हैं कि तुम्हारी बेटी कॉलेज नहीं आई थी। तो संजय पुलिस ऑफिसर से ही कहने लगता है कि जनाब, हो सकता है कि उसकी बेटी यहाँ पर आई हो, उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो गया हो और उसे मदद की ज़रूरत हो। तो आप ऐसा कीजिए कि बस यहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा को चेक कर लीजिए, जिससे ये बात कंफर्म हो जाएगी कि उसकी बेटी यहाँ पर आई थी या नहीं। पुलिस ने सीसीटीवी देखने की बात कही, लेकिन स्टाफ ने कह दिया कि एक्सेस उनके पास नहीं है और वीडियो सिर्फ अगले दिन ही दिखाई जा सकती है, क्योंकि सारा का सारा स्टाफ जा चुका है। ये बात सुनकर पुलिस वाले दोबारा बाहर आते हैं और संजय को बोलने लगते हैं कि ये लोग तो कुछ ऐसा बोल रहे हैं। पुलिस ने कहा, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए,
आपकी बेटी अभी तक घर पहुंच गई होगी, अगर नहीं तो कल स्टाफ आएगा तब सीसीटीवी वीडियो चेक कर लेंगे। लेकिन संजय तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, जबकि उसकी बेटी गायब थी। उसने अभी तक अपने घर पर भी पता कर लिया था कि मनीषा घर नहीं पहुंची है। तो इसी बात से परेशान होकर वो वापस अपने गांव जाता है। वहां जाकर उसने अपने जान पहचान के लोगों को सब बताया और पुलिस ने कहा कि आप लोहारू स्टेशन में लिखित कंप्लेंट दीजिए, उसके बाद ही इस केस पर काम होगा। संजय अपने कुछ साथियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उसके बाद वो सारी बातें डिटेल से बताता है और फिर उनकी मिसिंग कंप्लेंट ली जाती है। लेकिन कंप्लेंट लिखवाने के बावजूद पुलिस इस केस को लेकर बिल्कुल एक्टिव नजर नहीं आती। हर बार जब संजय और उसके परिवार वाले पुलिस स्टेशन में अपडेट लेने जाते हैं तो कुछ ऑफिसर उन्हें ये कहकर टाल देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी लड़की जल्दी वापस घर आ जाएगी। उन्हें यह तक कह दिया हो जाता है कि किसी के साथ भाग गई होगी और बहुत जल्द शादी कार्ड लेकर घर वापस लौटेगी। ये भी बोला जाता है कि हो सकता है कि वो किसी के साथ पिकनिक पर हो। आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। ये बात सुनकर संजय और भी ज़्यादा चिंतित हो जाता है क्योंकि उसकी शरीफ बेटी गायब थी और पुलिस वाले उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, लेकिन वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकता था। सीसीटीवी नहीं दिखाया गया, जिसके बाद संजय अपने जान पहचान के लोगों के साथ अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। मनीषा को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे। 13 तारीख की सुबह पुलिस को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि खेत में एक बहुत ही भयानक हालत में एक लड़की की लाश मिली है और पुलिस को तुरंत वहां बुलाया जाता है। जब पुलिस सुबह सुबह खेत पहुंचती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहां एक 19 साल की लड़की की लाश पड़ी थी जिसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई हों। उसका चेहरा लगभग पूरी तरह से मिटा दिया गया था, सिर्फ जबड़ा इस टाइम दिख रहा था, वो भी उसके बालों के बीच फंसा हुआ, जिससे उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रही थी। पुलिस ने लाश को अच्छे से जांच लिया, उसके कपड़े, उसका चेहरा, सब कुछ नोट कर लिया गया और फिर तुरंत संजय को फ़ोन करके बुलाया है, ये कहकर हमें एक लाश मिली है, आप प्लीज़ आकर एक बार देख लीजिए ताकि कंफर्म हो सके कि क्या ये लाश मनीषा की है या नहीं। और जब संजय वहाँ पहुँचता है अपनी बेटी मनीषा को वो उसके कपड़ों से पहचान लेता है और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रो पड़ता है। बाकी परिवार भी पहुँचता है और देखते ही समझ जाता है कि उसका चेहरा एसिड से जला दिया गया था, इसी वजह से पहचान मुश्किल थी। दरिंदों ने एसिड डालकर मनीषा के चेहरे को मिटाने की कोशिश की ताकि पहचान हो पाना मुश्किल हो जाए, लेकिन संजय ने उसे कपड़ों से पहचान लिया। पुलिस ने बॉडी अपनी हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। संजय ने फिर से पुलिस से अपील की, कॉलेज में शराब पिए बैठे तीनों पर शक है, उन्होंने सीसीटीवी दिखाने से भी मना कर दिया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस ने सबूत पर्याप्त न होने की बात कहकर कार्रवाई नहीं की। इसी वजह से मनीषा के घर वाले और गांव वाले मिलकर न्याय की मांग करते हुए धरना करने लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पुलिस ने कहा कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। ये बात सुनकर घर वालों ने हॉस्पिटल के बाहर ही धरना शुरू कर दिया और उन्होंने दूसरी पोस्टमार्टम की मांग की। 15 अगस्त तक गुस्सा बढ़ता गया। हरियाणा सरकार ने एक्शन लेते हुए भिवानी के एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया। 16 अगस्त को दूसरे पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन फिर भी रेप की कंफर्मेशन नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने थ्योरी दी कि मनीषा ने खुद जहर खाकर जान दी है और सीसीटीवी में देखा गया है कि वो स्कूल के पास से जहर खरीदती नजर आई। परिवार और गांव वालों ने इस बात से साफ साफ मना कर दिया। 17 और 18 अगस्त को भी धरना जारी रहा। पुलिस एक और एंगल लेकर आई कि मनीषा ने एक नोट लिखा था और शरीर पर जो निशान मिले हैं वो जानवरों की वजह से हैं। लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाए कि वो मर्डर केस को सुसाइड की तरफ मोड़ रहे हैं। सवाल उठाए गए कि 13 अगस्त को लाश मिलने के बाद 5 दिन तक ये नोट क्यों नहीं दिखाया गया और असली नोट कहाँ है। 18 अगस्त रात को पुलिस ने बयान दिया है कि मनीषा के घर वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन फिर मनीषा के पिता ने बयान दिया है कि सरकार उन पर दबाव बना रही है अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन वो अंतिम संस्कार के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। उनका कहना था कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। 19 अगस्त की सुबह जैसे ये बात सामने आई, गांव का गुस्सा और भड़क गया। रास्ते बंद कर दिए गए और पुलिस ने 21 अगस्त तक वहां इंटरनेट भी बंद करवा दिया गया। दोस्तों, आप अब तक इस कहानी को डिटेल से सुन चुके हो, क्योंकि मनीषा के लिए आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है, क्योंकि कातिल को सज़ा नहीं मिली तो कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है। इस घटना को आप इग्नोर मत करिए, जितना हो सके मनीषा के लिए आवाज़ उठाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए AK नीरज साइनिंग आउट।